नहीं नहीं, देखिए मिसवाक भी अपनी जगह एक सही चीज़ है, मिसवाक भी अपनी जगह एक सही चीज़ है, एक तरह का ब्रशिंग अल्टरनेटिव था पहले ज़माने में। पहले ज़माने में जब ब्रश नहीं था तो ब्रश का अल्टरनेटिव के तौर पे मिसवाक था। आप ब्रश को हर 2 से 3 महीने पे चेंज कर लें। ठीक है, हमारे यहाँ एक समस्या ये भी है कि लोग ब्रश को यूज़ करते रहते हैं जब तो घिस के बराबर ना हो जाए, टर्न्स इनटू कॉलीफ्लावर। अगर आप ब्रश को चेंज नहीं करते हैं तो वो ब्रिसल्स जो होते हैं ना वो हार्ड हो जाते हैं। तो वो अपने दांत को घिसने लगते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोगों के सर्वाइकल एरिया में वो कटा कटा मार्क आने लगता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हार्ड ब्रशिंग। अच्छा, ब्रशिंग का टेक्निक क्या होना चाहिए? आम लोग तो बस ब्रश लिए और सुबह शाम घस दिए, समझ नहीं पाते हैं क्या टेक्निक किस टाइप से करना है। लोगों में बेसिकली ब्रशिंग, अगर आप ये चीज़ देखें ना कि आदमी अगर ब्रश ही सही से करे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसे डेंटल कैरीज की समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जी। उसका उपाय क्या है, उससे बचने का क्या? देखिए, सबसे बहुत आसान और सरल उपाय जो मैं आपको बताऊँगा, सबसे आसान और नमस्कार, आदाब। मैं शब्बीरुल हक दसमवाद के लिए आज हम अपने कार्यक्रम विमर्श परामर्श में आपको मिलवा रहे हैं दांत के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर कमाल हसन से, जिन्होंने BDS तो किया ही है, साथ में उनका एक डिग्री और है MDS। इनके बारे में खुद डिफाइन डॉक्टर साहब करेंगे। आप हैं डॉक्टर कमाल साहब, नमस्कार। सर, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि डेंटल से संबंधित जो आम बीमारियां हैं, जो डेंटल कैविटी क्या है या सेंसिटिविटी क्या है, और कुछ अपने बारे में पहले बताएं। जी, मेरा नाम तो डॉक्टर कमाल हसन है। मैं यहाँ पे करीब 2014 के स्टार्ट से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन डेंटल साइड से BDS अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और ये मैंने 2007 में पूरा किया है। उसके बाद मैंने बेंगलोर से अपना मास्टर्स भी किया है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में। MDS वही चीज़ है। जी। डेंटिस्ट्री फर्दर BDS के बाद 9 अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। तो उसमें से एक ब्रांच है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, उसमें मैंने MDS किया है। 2010 में मैंने उसको पूरा किया। उसके बाद मैंने दरभंगा में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने ज्वाइन किया हुआ है। तो 2-3 साल मैंने वहाँ काम करने के बाद फिर मैंने यहाँ अररिया में अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करना शुरू किया मैंने, और करीब 2014 से मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी। यहाँ के लोगों का अनुभव कुछ बताएं, यहाँ किस टाइप का परेशानी लोगों को ज़्यादा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स ज़्यादा है? जी। यहाँ देखिए, यहाँ 2-3 चीज़ें हैं। यहाँ पे ओरल हाइजीन मेंटेनेंस थोड़ा सा लैक करता है इस एरिया में, जिसकी वजह से आप यहाँ पे डेंटल कैरीज आप बहुत ज़्यादा देखने को एजुकेशन की कमी की वजह से। जी। मतलब लोग अल्टरनेटिव सोर्स के लिए चले जाते हैं, जैसे कि उनको नॉर्मल टूथपेस्ट से आराम नहीं हुआ तो किसी और चीज़ के लिए, जैसे गुल पे चले गए, किसी ने कहा कि अच्छा ये जो है चारकोल इस्तेमाल कर लीजिए। इस तरह की चीज़ें जो खास करके रूरल एरियाज़ के जो पेशेंट्स हैं उनमें डेंटल अवेयरनेस की काफ़ी कमी है। तो जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि पॉकेट की समस्या, ब्लीडिंग गम्स, मुंह से बदबू आना, है ना। और अक्सर मैंने यहाँ फील किया है कि अर्ली लॉस ऑफ टूथ ये बहुत प्रिवेलेंट है इस एरिया में। मतलब देखिए, दांत ऐसी चीज़ नहीं है, अगर आप 70-80 साल या 90 साल जीते हो तो दांत उतने दिनों तक रहना चाहिए आपके मुँह में। तो अच्छी खासी आबादी जो है ना 50 या 55 आते आते पार्शियली इडेंचुलस हो जाती है। मतलब समझिए कि अगर 32 दांत को हम लोग ले लें तो आप समझिए कि उसमें से एटलीस्ट 16 के आसपास जो है, हाँ, मतलब काफ़ी बड़ी आबादी का लॉस हो जाता है। तो ये दिखाता है कि हमारे अंदर जो है अवेयरनेस की काफ़ी कमी है। जी। हालांकि अब डेंटल सर्जन्स जो आए हैं बड़े शहरों में भी बैठ रहे हैं, छोटे शहरों में भी, अब रूरल एरियाज़ में भी डेंटल सर्जन्स आने के बाद तो ये अवेयरनेस, और इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने भी जगह जगह प्रोग्राम्स और ये सब हो रहा है, इससे अवेयरनेस बढ़ा है। लेकिन फिर भी इस काम को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। अपना एरिया थोड़ा पिछड़ा है तो और ज़्यादा हो सकता है इस पे दिमाग। जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों में। बेसिकली ब्रशिंग, अगर आप ये चीज़ देखें ना कि आदमी अगर ब्रश ही सही से करे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसे डेंटल कैरीज की समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जी। उसका उपाय क्या, उससे बचने का क्या? देखिए, सबसे बहुत आसान और सरल उपाय जो मैं आपको बताऊंगा, सबसे आसान और सरल उपाय जो आम लोग समझ सके आसानी से, 2 टाइम्स ब्रशिंग। अच्छा। ठीक है, अगर आप 2 बार ब्रश करते हैं, सुबह को और रात में, और मैं तो ये समझता हूँ कि नाइट ब्रशिंग, रात में ब्रश करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब खाने के बाद सोने। जी। वो अगर आपने सुबह का ब्रश मिस भी कर दिया एक बार को, तो आप दिन में कई बार कुल्ला गार्गलिंग कर लेते हैं, वॉश करते हैं, तो उसमें वो उतना बड़ा समस्या नहीं है। रात में जो खाना, फूड पार्टिकल्स आपके टूथ के अराउंड जमा हो जाते हैं, वो बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न करते हैं। अगर आप दांत के लिहाज से देखें तो डेंटल कैरीज है, ब्लीडिंग गम्स है ना, पॉकेट बन जाता है, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम की बात है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि 2 टाइम ब्रश जो है इसको हर आदमी अपना दे।
तो 50% केसेस ऐसे ही रिड्यूस हो जाएंगे डेंटल। एक बार सुबह अर्ली मॉर्निंग में और एक बार शाम में खाने के बाद, रात में पेट पे जाने से ब्रशिंग करना, पेट पे जाने से जी जी जी, अगर आप रात में ब्रशिंग कर लें तो आपकी समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। तो ये मैं सबसे पहला जो लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि नाइट ब्रशिंग हर आदमी अपना दे। नाइट ब्रशिंग ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं समझता हूँ। अच्छा, गांव देहात में लोग कोई दतमन का इस्तेमाल करते हैं, कोई मिसवाक करके, तो वो सब क्या कुछ रोल है या नुकसान है उससे? नहीं, देखिए मिसवाक भी अपनी जगह एक सही चीज़ है। मिसवाक भी अपनी जगह एक सही चीज़ है, एक तरह का ब्रशिंग अल्टरनेटिव था पहले ज़माने में। अच्छा। पहले ज़माने में जब ब्रश नहीं था तो ब्रश का अल्टरनेटिव के तौर पे मिसवाक था, है ना। अभी के दौर में ये है कि ब्रश आ गया है तो आप ब्रश कीजिए। इसके अलावा अगर आप दिन में 1-2 बार मिसवाक कर लें तो अच्छी चीज़ है, लेकिन ब्रश चूँकि क्या होता है ना, मिसवाक के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो जाता है, लोग अगर उसको फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत हार्ड मिसवाक यूज़ कर रहे हैं तो आप मसूड़ा को इंजर्ट कर सकते हैं। पहले ज़माने में तो क्या था कि हर आदमी मिसवाक यूज़ करता था, तो उसको लोग अवेयर था, अगर ये मिसवाक अब ख़राब हो गया, इसको मुझे चेंज कर लेना है ना। अभी के टाइम में क्या है, आप मिसवाक आपने कहीं रख दिया, उसमें क्या इन्फेक्शन हुआ, क्या हुआ, है ना, तो ज़्यादातर लोग उसके साथ यूज्ड टू नहीं है। या छोटे बच्चे को मिसवाक देंगे तो हो सकता है कि वो अपने मसूड़ों को इंजर्ट कर दे। तो इसीलिए उसकी आसानी के लिए उसी का रिफाइंड फॉर्म है ब्रश का, उसी का रिफाइंड फॉर्म है, उसको कर दिया गया है। तो आप ब्रश कीजिए अच्छे से। मिसवाक भी यूज़ करना चाहें तो 1-2 बार अगर बहुत एहतियात। ब्रश में भी 2-3 वैरायटी आता है, सॉफ्ट है, हार्ड है, तो बढ़िया कौन सा होता है? सॉफ्ट ब्रश, हमेशा सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए। और ब्रश में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ब्रश को हर 2 से 3 महीने पे चेंज कर लें। ठीक है, हमारे यहाँ एक समस्या ये भी है कि लोग ब्रश को यूज़ करते रहते हैं टर्न्स इनटू कॉलीफ्लावर, ठीक है, उसका ब्रिसिल्स जो है जब तक वो कॉलीफ्लावर में चेंज नहीं हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है। ब्रश आपको हर 2 से 3 महीने पे चेंज कर लेना। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसके बाद देखिए दूसरा प्रॉब्लम क्या आ जाता है, अगर आप ब्रश को चेंज नहीं करते हैं तो वो ब्रिसिल्स जो होते हैं ना वो हार्ड हो जाते हैं। तो वो अपने दांत को घिसने लगते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोगों का सर्वाइकल एरिया में वो कटा मार्क आने लगता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हार्ड ब्रशिंग होता क्या है, जैसे आपने ब्रश करना शुरू किया, ओरल हाइजीन के साथ थोड़ा सा इधर उधर हुआ, ब्लीडिंग गम्स स्टार्ट हुआ, तो आदमी जोर से ब्रश करने लगता है कि ये अच्छा होगा, लेकिन इससे अच्छा नहीं होता, समस्या और बढ़ने लगता है, दांत कटने लगता है, मसूड़े से और भी इंजर्ड होने लगता है। ठीक है, तो बेटर ये है कि आदमी सॉफ्ट ब्रश यूज़ करे, हर 2 से 3 महीने पे उसको चेंज करें। अच्छा, ब्रशिंग का टेक्निक क्या होना चाहिए? आम लोग तो बस ब्रश लिए और सुबह शाम घस दिए, समझ नहीं पाते हैं क्या टेक्निक किस टाइप से करना है उनको। एक्चुअली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में तो खैर बहुत सारे टर्म्स यूज़ होते हैं, लेकिन मैं उसको बस सिंपल भाषा में जो आम लोग समझ सके उसके लिए मैं बताता हूँ। जनरली जब हम ब्रश करते हैं तो एक जो एज ए डेंटल टीचिंग हम लोगों को बताते हैं कि पहले आप 3 दांत का एक यूनिट बनाइए। ठीक है, 3 दांत का एक यूनिट बना लीजिए। जैसे मैं आपको एक कास्ट दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये देखिए, ये एक कास्ट है हमारे पास, है ना। तो जैसे ये 3 दांत है ना, ये 3 दांत का आप यूनिट बना लीजिए। ऊपर का जो मैंने ये आपको दांत दिखाने की कोशिश किया है, 3 दांत का एक यूनिट बना लीजिए। और इसमें जैसे ऊपर का दांत है तो इसमें मसूड़ा ऊपर की तरफ है, दांत का चबाने वाला सरफेस नीचे की तरफ है, तो ऊपर से नीचे ब्रश कीजिए। रेदर देन हम लोग ब्रश ऐसे करते हैं, ये मूवमेंट नहीं देने के बजाय ऐसे देखिए, ऐसे है ना, ऊपर से नीचे, है ना, ऊपर से नीचे। फिर जो चबाने वाला सरफेस है उस पर भी ब्रश करें, फिर आप अंदर साइड भी ब्रश करें, अंदर साइड जी, सेम मोशन ताकि सब गंदगी बाहर निकल जाए। एक्चुअली कहा जाता है कि ब्रश को 45 डिग्री पे रखना है। ठीक है, जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो मसूड़ा आपका इंजर्ड नहीं होगा। ठीक, और दांत का जो ये सर्वाइकल एरिया है जो सबसे ज़्यादा कटता है, जिसको हम लोग सर्वाइकल एब्रेजन कहते हैं, ये भी नहीं होगा। ये आइडियल तरीका है ब्रश का कि ब्रश को हम ऐसे रखें, 3 दांत का यूनिट लें, उनको ऐसे करके साफ करें, ठीक है ना, ऊपर से नीचे आए, फिर ऑक्लूजल सरफेस पे ब्रश चलाएं, फिर जो लिंगुअल सरफेस है यानी जो पैलेटल सरफेस जो अंदर का पोर्शन है उसको हम साफ करें। सेम मूवमेंट नीचे के लिए होगा। जब हम नीचे के लिए ब्रश करेंगे तो इसमें हम नीचे से ऊपर जाएंगे, बिल्कुल सही, नीचे से ऊपर जाएंगे, 3 दांत का यूनिट बनाएंगे। और हम ये मेक श्योर करेंगे, जैसे हम नहाते हैं जब, हम मेक श्योर करते हैं कि हम साबुन को अपने हर सरफेस पे अप्लाई करें, बॉडी सरफेस पे। उसी तरह से इसमें आप हर सरफेस पे, जनरली लोग क्या करते हैं, जो ऑक्लूजल सरफेस है, मतलब जिससे हम चबाते हैं, उस पर ब्रश नहीं लगाते, उस पर भी ब्रश का इस्तेमाल करना है। और ये अंदर सरफेस देखिए, कुछ एरियाज होते हैं जो बहुत ससेप्टेबल है, जहाँ पे जाके गंदगी डिपॉजिट हो जाता है, उनमें अपर मोलर्स का ये जो एरिया है, ये बहुत ससेप्टेबल एरिया है, यहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी जाके डिपॉजिट होता है। दूसरा एरिया है लोअर एंटेरियर्स का अंदरूनी पोर्शन, लिंगुअल पोर्शन, ये पोर्शन, ये लोअर के दांत अगर मान लीजिए तो ये पोर्शन जो है, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी डिपॉजिट होती है। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर हम सही ब्रशिंग टेक्निक्स, ब्रश को हर 2 से 3 महीने पे चेंज करना, रात को ब्रश करना,
कंपल्सरी। जी 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 जी। ब्रश का टाइमिंग भी कुछ 5 मिनट या 10? यस, कम से कम कहा जाता है कि कुछ लोग देखते हैं कि 2 से 3 मिनट ब्रश करना चाहिए, कम से कम 2 से 3। ऐसा देखा गया है इंडियन डेंटल एसोसिएशन के सर्वे में कि ज़्यादातर लोग ओनली 45 सेकंड्स ब्रश करते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने पेशेंट्स को समझाने के लिए एक रूल ऑफ 2 डिफाइन किया है। रूल ऑफ 2 में पहली चीज़ क्या है कि आप 2 बार ब्रश करें, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है, ब्रश को हर 2 महीने पे बदल लें, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि ब्रश करते टाइम 2 दांत का यूनिट बना करके साफ करें। पहले 2 दांत को, फिर अगले 2 को, फिर अगले 2 को, फिर अगले 2 को, फिर अगले 2 को। तो उसमें अगला 3 मिनट के आसपास लग ही जाएगा। 3 मिनट के आसपास लग जाएगा। और चौथा चीज़ क्या है कि 2 से 3 मिनट कम से कम ब्रश करें, ठीक है। कम से कम 2 मिनट, कम से कम 2 मिनट आदमी ब्रश करे। ये रूल ऑफ 2 है। तो अगर रूल ऑफ 2 आदमी याद रखे तो आप ओरल हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। यानी कि 2 बार ब्रश करें, 2 महीने में ब्रश को चेंज कर लें, और जो 2 दांत का यूनिट बना के ब्रश करें। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं जो है आप बच सकते हैं आप उनसे। जी। आम लोगों में ब्लीडिंग का प्रॉब्लम या कनकनी, ये सब लोग शिकायत करते हैं, या फिर यहाँ अपने यहाँ गुटखा पान पुड़िया का चलन बहुत ज़्यादा है। जी 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 जी। तो देखिए, जो आपने जो कहा ये बहुत बिल्कुल सही बात है। ये आपने बहुत, आपका ऑब्जर्वेशन इस मामले में बहुत दुरुस्त है। देखिए क्या होता है ना, ये जो गुटखा यहाँ के लोगों में जो ये गुटखा है, तंबाकू है, इनके यूज़ से एक जो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, ओवर यूज़ ऑफ टिप। ओवर यूज़, जब आप किसी भी चीज़ को, जैसे आप कार खरीद के लाते हैं जी। तो जब आप कार खरीदते हैं तो आपको ये कहा जाता है कि देखिए ये टायर है, 40,000 किलोमीटर चलेगा, उसके बाद आपको चेंज करना होगा, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 40,000 किलोमीटर आप 5 साल में चलाएंगे या 6 ही महीने में चला के ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारा ये मेस्टिकेटरी सरफेस है ना, इसका एक वियर एंड टियर होता है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा, आप देखिए जिनको गुटखा या पान चबाने की आदत होती है वो हमेशा कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं, ठीक है। 24 आवर्स कांस्टेंट प्रेशर रहता है इसके ऊपर, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, दांत के अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो अपने वियर एंड टियर को रिपेयर करने की भी कोशिश करता है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो वियर एंड टियर नॉर्मल खाने में भी होता है, लेकिन आपको समय देंगे तब तो। अगर आप हर वक्त उसका ओवर यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है, दांत में 3 लेयर्स होता है। ऊपरी लेयर इनेमल है, वो घिस जाता है। उसके बाद डेंटिन है, उसमें पल्प है। इनेमल जो ऊपरी लेयर है, देखिए ये इसको देखिए मैं टच कर रहा हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा क्योंकि इसमें कोई नर्व सप्लाई नहीं है। अच्छा। ये ऊपर वाले का आप कहिए कि एक ज़बरदस्त जो इंसान को बनाया है, तो उन्होंने ऊपरी लेयर में कोई नर्व सप्लाई नहीं दिया, इसीलिए आप ठंडा गर्म चीज़ों को खा पाते हैं। नहीं तो आप नर्व सप्लाई रहे तो आप खा ही नहीं पाए, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इनर लेयर पे जाते हैं, डेंटिन, उस पर नर्व सप्लाई होता है। तो जो लोग अपने ऊपरी लेयर को घिस देते हैं ओवर यूज करके, ठीक है, उनमें डेंटिन एक्सपोज हो जाता है। वंस डेंटिन गेट एक्सपोज्ड, एक बार जब डेंटिन एक्सपोज हो जाएगा तो जैसे ही आप चाय पिएंगे या पानी पिएंगे तो आपको ये कनकनाहट शुरू होगा। अब डेंटिन के नीचे एक तीसरा लेयर होता है पल्प। अगर आपने पल्प को एक्सपोज कर दिया, ठीक है, तब तो वो कनकनाहट सीवियर पेन में चेंज हो जाता है। तब ऐसे केस में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है, आरसीटी जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। जी। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है क्या एक्चुअली? देखिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जैसा कि नेम ही सजेस्ट करता है, रूट कैनाल, ठीक है। अच्छा। अगर आप किसी भी, देखिए आप जैसे इस को देख लीजिए, मैं एक आपको मतलब एक टाइफोडोंट दिखा रहा हूँ जो दांत का एक शेप का है। इसका 2 पोर्शन होता है। एक ऊपरी पोर्शन जो आपको दिखाई देता है, ठीक है, ये पोर्शन कहलाता है ये क्राउन पोर्शन। अच्छा। और अंदर जो पोर्शन है ये कहलाता है रूट पोर्शन। अच्छा। ठीक है, क्राउन पोर्शन एंड रूट पोर्शन। तो होता क्या है, जब भी जैसे डेंटल कैरीज हुआ, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, ये इन्फेक्शन जैसे ही ट्रेवल करके रूट के एरिया में चला जाता है तो ये रूट के थ्रू नीचे चला जाता है पेरी रेडिकुलर एरिया में। तो ऐसे केस में पेशेंट्स को बहुत पेन होने लगता है। अगर ऐसे केस में हम लोग सिर्फ ऊपरी पोर्शन को साफ करके उसमें फिलिंग कर देंगे तो ये इट विल नॉट सॉल्व द पर्पस। पेशेंट को दर्द बना रहेगा, कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि कैविटी को इनलार्ज करके, हमारे पास छोटे छोटे फाइल्स होते हैं। छोटे छोटे फाइल्स मतलब समझिए आप उसको क्या कहेंगे आम बोलचाल में, सुई जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। उसको हम लोग नर्व के अंदर डाल करके, इसके अंदर जो नर्व सप्लाई पल्प के अंदर इस रूट के अंदर डाल करके जो पल्प सप्लाई होता है, नर्व सप्लाई, जिसके थ्रू इन्फेक्शन अंदर जा रहा होता है, उसको काट के हटा देते हैं। जितना इन्फेक्शन होता है निकाल देते हैं। तो ये जो रूट कैनाल है, ठीक है, ये कैनाल मतलब रास्ता, रूट कैनाल जो है, इसको हम लोग साफ करते हैं। 2-3 सिटिंग लेते हैं हम लोग। जब वो साफ हो जाता है पूरी तरह से तो फिर हम लोग इसको फिलिंग कर देते हैं, फिर ऊपर से फिलिंग कर देते हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उसमें कैप भी लगाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। मतलब देखिए, डेंटल इन्फेक्शंस के ट्रैवल करने के कई रास्ते हैं।
अगर वो इनेमल और डेंटिन में है, शुरू के 2 लेयरों में है, तो फिलिंग से काम चल जाएगा, डेंटल फिलिंग से काम चल जाएगा। अगर इन 2 लेयरों में है तो इसकी पहचान क्या है, आप पेशेंट से पूछेंगे तो पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब देखिए ना मेरा खाना थोड़ा उसमें फंसता है और मुझे ना थोड़ा सी झंझनाहट है, लेकिन मुझे दर्द बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम लोग पेशेंट से पूछते हैं कि क्या आपको कभी ऐसा दर्द हुआ है जब आपको दर्द का दवाई लेना पड़ा हो? उसने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब इतना दर्द नहीं हुआ। तो इसका मतलब 90% चांस है कि इन्फेक्शन इनेमल या डेंटिन में, पल्प में नहीं गया है। अगर ये पेशेंट ये बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे दर्द की दवाई लेनी पड़ी, तो इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन पल्प में चला गया है। इसको हम लोग फर्दर सिर्फ हम लोग इस बात से कंफर्म नहीं करते, हम लोग फर्दर कंफर्म करते रेडियोग्राफ से। हम लोग रेडियोग्राफ लेते हैं, उसमें क्लियर हमें नजर आता है कि इन्फेक्शन कहाँ है। जी, फ्लोराइड का कोई क्या रोल है इसमें? जी, फ्लोराइड का एक बहुत ज़बरदस्त रोल है। फ्लोराइड क्या करता है कि रीमिनरलाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं, एक रीमिनरलाइजेशन प्रोसेस होता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में आप ये कह सकते हैं कि दांत के अंदर जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है उसमें रिपेयर वर्क चलता रहता है। तो फ्लोराइड इसको अंदर जाके उसको अपने आप को रिलीज़ करता है वहाँ पे, और इस रिपेयर वर्क को हेल्प करता है। इससे दांत जो है मजबूत होता है। ठीक है, तो ये बेसिक रोल है। अच्छा, पेस्ट वगैरह जो लोग इस्तेमाल कर, मार्केट में बहुत तरह का पेस्ट है। जी, तो बढ़िया ऐसा कोई पेस्ट हो जो कि लोगों को जनरल यूज़ में इस्तेमाल कर पाए? जी, देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो हम लोग ये मानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट है शुरू से, इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया हुआ है इन चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, तो इंडिया में जो एसोसिएशन है उसका नाम है इंडियन डेंटल एसोसिएशन। ठीक है, IDA के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि लोगों को हमेशा वो पेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए जो IDA अप्रूव्ड पेस्ट है। ठीक है, तो आपके मार्केट में जो रिनोन्ड पेस्ट है जिसको आप जानते हैं, जैसे कि कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, क्लोजअप है, ये सब IDA अप्रूव्ड पेस्ट है। ये सब IDA अप्रूव्ड पेस्ट है। और ये सब पेस्ट में बेसिकली जो ब्रशिंग टेक्निक है ना, वो पेस्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप कोई भी पेस्ट इस्तेमाल करें, हाँ कुछ पेस्ट जो एकदम आउट ऑफ द वे जाके आप नाम सुनते हैं, ठीक है, उन पेस्ट से थोड़ा लोगों को बचना चाहिए। मैं यहाँ इन कैमरा सब पेस्ट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, हाँ, लेकिन कुछ पेस्ट है जो उसमें एवरेजिव ज़्यादा होता है। शुरू में जब आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको चूँकि उसमें लौंग का तेल और ये सब लगा रहता है, तो शुरू में बहुत फ़ायदा होता है। जब शुरू में आप लगाएंगे ना तो आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म में वो दांतों को घिसने लगता है। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जो रिनोन्ड पेस्ट है जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। ये IDA अप्रूव्ड पेस्ट है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, पेस्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ब्रशिंग टेक्निक है, आप दांतों को कैसे ख्याल रखते हैं। और हर आदमी का दांत एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है, कुछ लोग कम ब्रश भी करते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, कुछ लोग ज़्यादा ब्रश करते हैं, उनको प्रॉब्लम आता है। तो ये भी ज़रूरी है, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है वो हर 6 मंथ्स to 1 ईयर के अंदर डेंटिस्ट को विजिट करके अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। ये भी ज़रूरी चीज़। अच्छा, डेंटल प्रॉब्लम में क्या बच्चे में, बड़े में और ओल्ड एज में क्या सब में कोई अलग अलग कुछ बीमारियों का कोई? हाँ, ये आपका अच्छा सवाल है। जो पिछले मैं अररिया में जो मैंने आके यहाँ फील किया है मैंने, कि बच्चों में बड़ी समस्या बढ़ रही है इस टाइम। ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा वजह है कि जो डेयरी मिल्क है, किटकैट है ना, इस तरह की जो टॉफ़ी जो चिपक जाते हैं दांतों पे जाकर, बच्चे रात को बिस्किट खा के सो गए, ब्रश नहीं किया उन्होंने, इसके वजह से छोटे बच्चों में डेंटल कैरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है छोटे बच्चों में। और अब देखिए ये एक सीक्वेले है। ठीक है, अगर छोटे बच्चों में ओरल हाइजीन पुअर है तो बड़ों में जाके वो चेंज नहीं हो जाएगा, फिर वो समस्या बड़ों में भी बढ़ेगा, फिर उससे जाके बूढ़ों में भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे समझिए कि वो ट्रेंड फॉलो हो रहा है, जो बचपन से स्टार्ट होता है, बड़ों में भी होता है और बूढ़ों में भी जाके होता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट समझिए कि एक तरह का सिमिलर पैटर्न है। अच्छा। सिमिलर पैटर्न है, बच्चों में भी डेंटल कैरीज बहुत ज़्यादा है, बड़ों में भी ज़्यादा है, और बूढ़ों में तो दांत ही नहीं बचते, इस तरह का मामला हो जाता है। तो इस तरह से एक पैटर्न है जो फॉलो हो रहा है यहाँ पे, तो हमने देख रहा हूँ। अच्छा, बच्चों का दांत किस उम्र में निकल जाना चाहिए या नहीं निकले फिर आपसे कंसल्ट करना चाहिए? देखिए होता क्या है कि बच्चों में दांत 6 मंथ्स में आना शुरू होता है। ठीक है, 6 मंथ्स to 1 ईयर में बच्चों के दांत 2-3 महीने ऊपर नीचे होता है, 6 मंथ्स में आना शुरू होता है, और करीब 2.5-3 साल होते होते उसके दूध के सारे दांत आ जाते हैं। अच्छा। तो जनरली दूध के दांत 20 नंबर अगर आप काउंट करेंगे तो 20 दांत होता है उसमें। और ये फिर जब बच्चे का उम्र 6 से 7 साल होता है, जब बच्चे का उम्र 6 से 7 साल होता है तो फिर दांत गिरना शुरू होता है, डेसिडुअस जो दूध के दांत है, और सबका टाइमिंग अलग होता है। अच्छा। 7 साल से लेकर के करीब 12 साल के एज तक, 7 साल से 12 साल के एज तक एक एक करके दांत निकलता जाता है, और उसके बाद नया दांत आता है। तो पेरेंट्स को क्या केयर लेना चाहिए कि अगर कोई दूध का दांत है ना
कभी कभी क्या होता है, दूध का दांत जैसे ही वो एज आएगा ना, वो दांत थोड़ा सा हिलना शुरू होगा, ठीक है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि उस दांत को ज़्यादा से ज़्यादा हिलाएं ताकि वो निकल जाए, एक्सफोलिएट हो जाए। अच्छा। अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो परमानेंट टूथ है वो लिंगुअली आना शुरू हो जाएगा, उसका निशान दिखेगा, अगर ये तो आना शुरू हो गया यहाँ पे। उस टाइम ज़रूरी है कि अगर आप दांत नहीं एक्सफोलिएट हुआ तो आप डॉक्टर से जाके उसको दिखाएं, वरना क्या होगा, ये दांत अगर नहीं गिरा डेसिडुअस टीथ और परमानेंट टीथ आ गया तो फिर वो दांत टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, है ना। हाँ जी 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 जी। तो ये भी टेढ़े मेढ़े दांत भी हमारे इधर बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि लोग बच्चों को उस तरह से देखते नहीं हैं, या डेंटल हाइजीन थोड़ा सा या थोड़ा नेग्लेक्टेड पार्ट में आ जाता है, तो वो एक समस्या है बच्चों में। अच्छा, माउथ वॉश वगैरह क्या अपने से ले सकते हैं या बिना कंसल्ट किए नहीं लेना चाहिए? देखिए, माउथ वॉश के बारे में हम लोग जो चीज़ कहते हैं पेशेंट्स को कि वो बिना कंसल्ट के नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह क्या है, देखिए हमारे मुंह में ना कुछ बैक्टीरियाज हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, जिनको होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप माउथ वॉश बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा, अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं माउथ वॉश, तो जो यूज़फुल बैक्टीरियाज हैं आपके अंदर, वो उनको वो माउथ वॉश जाके उनको किल करेगा, जिससे बाद में आपके टेस्ट में चेंज हो जाएगा, आपको बहुत सारी समस्याएँ आ जाएंगी। तो इसलिए हम लोग मना करते हैं कि माउथ वॉश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें। प्रेगनेंसी पीरियड जो है, गर्भवती जब महिलाएं होती हैं, उस समय में क्या दांत का देखभाल ज़्यादा होना चाहिए? उस समय दांत का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है क्या, ऐसा कुछ? जी जी, बिल्कुल सही बात है। होता क्या है, प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन्स है जिसको हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ओरल कैविटी को सेंसिटिव बना देते हैं। मतलब कहने का मतलब है, एक फूड पार्टिकल जाके आपके मान लीजिए कि दांत के ऊपर जाके स्टिक हुआ, ठीक है। नॉर्मल पेशेंट्स में मैं 1 to 10 के स्केल पे समझा रहा हूँ कि नॉर्मल पेशेंट में मान लीजिए कि ये 2 का इन्फेक्शन कर देता है। तो प्रेगनेंसी हार्मोन जिंजावा को इतना सेंसिटिव कर देता है कि ये 2 के बजाय 6 का इन्फेक्शन शो करेगा, ठीक है। मतलब वो इन्फेक्शन, वो फूड पार्टिकल जो नॉर्मल पेशेंट पे ब्लीडिंग रिजल्ट नहीं करता, चुपचाप वहाँ पड़ा रहता, बाद में वॉश आउट हो जाता है, वो प्रेगनेंसी के स्टेज में कई बार ब्लीडिंग गम्स होने लगता है, कई बार प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस हो जाता है, पूरा मसूड़ा स्वेलन हो जाता है, और कई बार प्रेगनेंसी ट्यूमर्स भी बन जाते हैं ओरल कैविटी में। इसीलिए कहा जाता है प्रेगनेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रशिंग करना, 2 बार ब्रश करना है, जितना ज़्यादा केयर कर सके। कोई फूड पार्टिकल है तो फ्लॉस कर लेना है आपको, है ना, साफ़ रखना है आपको। अगर किसी को मेंटेन नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से विजिट करके 3-4 महीने पे अपना ओरल हाइजीन को करवा लेना है, स्केलिंग और ये सब। तो ये सब चीज़ें हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन सेंसिटिव बना देता है, इसीलिए प्रेगनेंसी में आपको डेफिनेटली ज़्यादा केयर लेना है, ज़्यादा केयर लेना है। सर, एक डिपार्टमेंट जो आपका अपना है, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, जी 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 जी, ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं लोगों को। हम लोगों के एरिया में तो कुछ नया है। जी 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 जी, लोगों को जानकारी भी इसके बारे में नहीं है, आप इसके बारे में कुछ बताएं क्या है ये। एक्चुअली इसी अवेयरनेस को देखते हुए मैंने जो अपने क्लिनिक का नाम चुना है, वो नाम मैंने चुना है डॉक्टर कमाल्स ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी क्लिनिक। बेसिकली क्या होता है कि डेंटिस्ट्री फर्दर जाकर 9 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। तो उसमें से एक ब्रांच है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। इसमें होता क्या है, बेसिकली जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आपने देखा है कि नेशनल हाईवेज बन जाने के बाद, बनने के बाद बाइक एक्सीडेंट्स और उसके बाद कार एक्सीडेंट्स है, या लोग साइकिल पे जा रहे हैं गिर गए, ये एक बहुत बड़ा कारण है। इंटरपर्सनल वायलेंस, लोग जब आपस में लड़ाई करते हैं तो चेहरा पहला साइट होता है जहाँ पे लोग एक दूसरे से लड़ने के दौरान हाथापाई करते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स इंजरीज, छोटे बच्चे दौड़ते हैं, क्रिकेट बॉल इंजरी हो रहा है, इसके वजह से मैक्सिलोफेशियल रीजन, जो ये फेस का रीजन है, यहाँ पे बोन्स के फ्रैक्चर होने के चांस होते हैं। जैसे हम लोगों ने आम बोलचाल में सुना है कि हाथ की हड्डी टूट गई, पैर की हड्डी टूट गई, ऐसे ही चेहरे की हड्डी भी टूट जाती है, ठीक है। तो जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स होते हैं, ये बेसिकली समझिए कि फेस के ऑर्थोपेडिक सर्जन है। अच्छा, ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, तो जैसे कि कोई हड्डी फ्रैक्चर हो गया तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि बोन प्लेटिंग करते हैं। छोटे छोटे प्लेट्स आते हैं, ठीक है, वो प्लेट्स हम लोग उसको ओपन करके सर्जिकल साइट को अंदर से बाहर से ओपन करके वो प्लेट्स लगाते हैं, उस बोन को फिक्स करते हैं। इसके अलावा इस ब्रांचेज में ट्यूमर्स भी होता है। बहुत बार क्या होता है, ओरल कैविटी में ट्यूमर्स हो जाते हैं, ग्लैंड्स में ट्यूमर होते हैं, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स का प्रॉब्लम आ जाता है। उसके बाद क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट भी होता है, आपने देखा होगा जन्मजात बच्चों के लिप और पैलेट कटे हुए, वो भी हमारे ही ब्रांचेज में आते हैं। और तो इस तरह से ये बहुत अच्छा ब्रांच है। एक वो जो पान पुड़िया खाने से जिसका मुंह बंद हो जाता है, वो भी इसमें आता है। जी जी, उसको हम लोग ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। मतलब क्या होता है, आप अगर अपने चीक को अंदर से फील करें तो इसमें बहुत इलास्टिसिटी है, लचीलापन है। अच्छा। तो जो लोग गुटखा खाते हैं तो गुटखा से एक पदार्थ रिलीज होता है जिसको हम लोग अरेका अल्कलॉइड्स बोलते हैं। अच्छा। वो अल्कलॉइड्स उसके अंदर एब्जॉर्ब होकर चीक म्यूकोजा में एब्जॉर्ब होकर उसके अंदर फाइब्रोटिक बैंड्स बना देता है। अच्छा। वो धीरे धीरे टाइट हो जाता है, पूरा मुंह खुलना ही बंद हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उन फाइब्रोटिक बैंड्स को एक्सरसाइज कर देते हैं।
कट करके फिर एक्सरसाइज करके माउथ ओपन करते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने, उसकी भी सर्जरी होती है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। अपने एरिया में केस बहुत ज़्यादा खाने का आदत ज़्यादा है लोगों को। बिल्कुल बहुत अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन है। ओरल कैंसर्स बहुत ज़्यादा है, तो कैंसर का ऑपरेशन भी इसमें होता है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं तो इसमें हो रही है, और लोगों के अंदर अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है, और इस तरह के केसेस हमारे एरिया में अब काफ़ी आ रहे हैं। कोई ऐसा केस जो आपके लिए, आपकी नज़र में मतलब काफ़ी मतलब मुश्किल रहा और आप? हाँ जी, ऐसे बहुत सारे चैलेंजिंग केस मुझे मिला है। तो मैं एक केस शेयर करना चाहूँगा, एक छोटे बच्चे का, 8 साल का बच्चा था। मुझे लगता है कि ये कलियागंज का रहने वाला था। एक ऑटो ड्राइवर का बच्चा था वो, तो वो लेके आया मेरे पास। तो समझिए कि उसमें एक ऐसा ट्यूमर था जिसको हम लोग ओडेंटोजेनिक केराटोसिस्ट OKC बोलते हैं। समझिए कि ये पूरा मैंडिबल नीचे का जॉ जो है, फर्स्ट मोलर टू फर्स्ट मोलर, ये पूरा चला गया था उस ट्यूमर से, पूरा चला गया था। तो और बेचारा बहुत पुअर था, आप समझ सकते हैं कि ऑटो रिक्शा चलाने के लिए। तो मैंने कहा कि देखिए मैं ट्राई करता हूँ, और मैंने यहाँ पे उनको ऑपरेट किया, और अल्लाह का शुक्र है आज 7-8 साल हो गया, बच्चा ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। वैसे ही एक पेशेंट था, मुझे लगता है कि किशनगंज डिस्ट्रिक्ट का पेशेंट था, जिसको कि गले में एक हम लोग बोलते हैं एक थूक की ग्रंथि होती है, सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड होता है यहाँ पे, थूक की ग्रंथि, उसमें एक ट्यूमर हो गया था। तो उसको पलंगिंग रैनुला बोलते हैं। पूरा यहाँ पे ह्यूज स्वेलिंग था, और मुंह के अंदर भी इतना स्वेलिंग था कि उसका टंग जो है वो ऊपर पैलेट में टच कर रहा था, और टंग को मूव ही नहीं करा पाता था वो। टंग को मूव नहीं करा पाता था वो भी बेचारा, बहुत छोटा मोटा कोई दुकान करता था। तो और कई जगह से वो घूम के परेशान था वो। तो मैंने उसको ऑपरेट किया, और अल्लाह का शुक्र है कि उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया। अब तो बहुत सारे पेशेंट्स को लेकर के आता है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जो मैं यहाँ पे होते हैं, और अल्लाह का शुक्र। ट्रॉमा के केसेस तो खैर हम लोग काफ़ी ऑपरेट करते हैं। समझिए कि अब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो NH बनने के बाद बहुत ज़्यादा कॉमन है, और हम लोग यहाँ पे उस तरह के केसेस तो काफ़ी ऑपरेट। जबरा जो टूट जाता है वो सारा का सारा इसी में आता है, सारा का सारा आता है। जी जी जी। तो एक बहुत अच्छा ब्रांच है, और धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस भी आ रहा है। तो अच्छा है, ये आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने तरफ से हमारे दर्शकों को सुझाव या कुछ जी बोलना चाहें तो? जी, मैं अपने दर्शकों को, यहाँ के लोगों को बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रखें, 2 बार ब्रश करें, और अपने फूड हैबिट्स को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करें। मतलब ये जो गुटखा है, तंबाकू है, जैसे कभी कभार क्या होता है, हम लोग कोई ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, अभी उस ट्रीटमेंट का रिजल्ट भी नहीं आया होता है, पेशेंट का थोड़ा सा पेन चला जाता है, पेशेंट फिर बैक टू गुटखा में चला जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरा आपका ट्रीटमेंट प्लानिंग रिवर्स हो जाता है। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने फूड हैबिट्स को, जाहिर सी बात है कि सडनली तो नहीं छूटेगा, धीरे धीरे आप उसको चेंज करने की कोशिश करें। 2 टाइम ब्रश करें, अपने फूड हैबिट्स को चेंज करें, और अपने डॉक्टर से मिलते रहें बीच बीच में। जिनको अगर समस्या है डेंटल प्रॉब्लम, उसको मिलते रहें। देखिए क्या होता है, डेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के बाद उनका रिवर्सल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस मैं यही कहूँगा कि बस अपने सेहत का ख्याल रखें, और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, ये थे डॉक्टर कमाल हसन। उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी बातों से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। ध्यान से इसको सुने, और समाज में अवेयरनेस फैलाने का काम करें। शुक्रिया।